आज दिल्ली के चुनाव में योगी आदित्यनाथ उतर रहे हैं। 3 रैलियां उनकी आज हैं। किराड़ी, करोलबाग, जनकपुरी। पहली सभा दोपहर 3:30 बजे होगी और इसके बाद अगले एक हफ्ते में कुल मिलाकर के 14 रैलियां योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो बीजेपी उनको पूरी तरीके से झोंक रही है। अब हरियाणा जैसा और महाराष्ट्र जैसा करिश्मा दिल्ली में बीजेपी के लिए हो तो योगी आदित्यनाथ का उसमें एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। क्या इस बार होगा ये तो हमको 8 तारीख को ही पता चलेगा। हमने कुछ सीटों की बात की जहां योगी जी प्रचार के लिए जाएंगे। जैसे किराड़ी की सीट पर मनोज जी चूंकि सर्वे करते हैं दिल्ली में, उनका अभी तक का ऐसा मानना है कि इसमें किराड़ी जो है आम आदमी पार्टी के लिए ठीक दिखाई दे रही है। करोलबाग की सीट उनका मानना है बीजेपी अच्छा कर सकती है। बिजवासन की सीट जहां कैलाश गहलोत है वहां पर बीजेपी अच्छा कर सकती है, ऐसा समीर जी ने भी कहा, मनोज जी का भी मानना है। कुछ और सीटों की आपके सामने हम चर्चा करें दिल्ली की। इसको आप छोटा सा सर्वे कह देना दिल्ली, हाँ? मिनी सर्वे कह देते हैं। या पूरा डेटा बहुत है, या पूरा डेटा बता देंगे। नहीं, मैं आपके वहां पे चैनल में भेज चुका हूं कि किन मुद्दों पे वोट परसेंटेज यहां से वहां जा रहा है, लोगों को किन की पॉलिसी पे ज्यादा एक इशारा दे दीजिएगा। देखिए, हाँ, मैं वो दे दूंगा। तो पहले मैं जरा मोदी जी की बात सुना देता हूं। हमने चर्चा की, कल मोदी जी ने अपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से बात की और उनसे कहा आप घर घर जाइए और कहा कि ये आपदा वालों, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार वालों के जो घोटाले हैं और इन्होंने जो काम नहीं किए, पहले वो बताओ और उसके बाद ये बताओ कि हम क्या करने वाले हैं। मोदी जी की बात आपको पहले सुना रहा हूं। अच्छा, साथ साथ लगे तो आप ये भी सुन लीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी कैसे अचानक से एक्टिव हुई। राहुल गांधी तो मैदान में नहीं उतरे, लेकिन अजय माकन जो केजरीवाल को देशद्रोही कह चुके हैं और उसके बाद वो चुप बैठ गए थे, खामोश बैठ गए थे, फिर वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और कहा कि मैं कायम हूं अपनी देशद्रोही वाले बयान पर, और फिर कुछ नए आरोप भी लगाए। वो भी सुन लीजिए। दिल्ली वाले आप वालों की आपदा और उनके झूठ, उनके फरेब अब उब चुके हैं जी। पहले कांग्रेस ने और फिर आपदा वालों ने, आपदा ने दिल्ली के लोगों से बहुत विश्वासघात किया है। एक बात आपको समझनी है, आपकी ये आपदा वाले जो हैं वो आज आपने देखा होगा हर दिन एक नई घोषणा करते हैं। क्यों करनी पड़ रही है? पहले के चुनाव में तो ऐसा नहीं करना पड़ा था। इसका मतलब है कि रोज उनको पराजय की नई नई खबरें मिलती जा रही है। अब दिल्ली की जनता को उनका ये नर्वसनेस जो है ना, इसका पूरा पता चल गया है। जब जब ये आप और उसकी आपदा आजकल नारे बुलवाते हैं, कहते फिर आएंगे फिर आएंगे, तो लोग कह रहे हैं ये फिर खाएंगे, ये फिर खाएंगे। उनका आवाज निकलते ही अंदर ऑडियंस में से आवाज आती है, वो तो कहते फिर आएंगे फिर आएंगे, और जनता बोलती है फिर खाएंगे फिर खाएंगे। हमारे बूथ के हर कार्यकर्ता के पास ये आपदा वालों की पूरी पोल पट्टी अब छुपी हुई नहीं है, पहले से। पहले इनकी पोल खोलें और फिर अपनी उपलब्धियां बताएं। दिल्ली विधानसभा के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी इस बात पे बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। तो आज हम उन्हीं केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुतल्लिक है, जिसके अंदर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अंदर 314 करोड़ फालतू खर्च हुए, बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर 41 करोड़ फालतू खर्च हुए और मौलाना आजाद डेंटल के अंदर 26 करोड़ रुपया फालतू खर्च हुआ। कुल 382 करोड़ 52 लाख रुपए फालतू खर्च हुए टेंडर अमाउंट से। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही। अब पहले तो कांग्रेस पार्टी ये तय करे कि वो दिल्ली का चुनाव दिल से लड़ भी रही है कि नहीं लड़ रही है। राहुल गांधी जी आज भी सभा नहीं करेंगे, ये खबर आ गई है। अभी की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। राहुल गांधी की आज की सभा जो है मुस्तफाबाद में लगी हुई थी, लेकिन वो उनकी सभा जो है वो आज भी कैंसिल कर दी गई है। कल भी उनकी एक रैली लगी हुई थी, उसको भी कैंसिल करना पड़ा था और मंच से कहा गया था कि वो नहीं आ पा रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी जगह इमरान प्रताप गढ़ी जी को उन्होंने भेजा है, वो बात करेंगे। तो राहुल गांधी की तबीयत हालांकि ठीक नहीं है, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकते किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो, लेकिन चुनाव में ये जरूर देखा है हमने
और खासकर मैं बीजेपी के नेताओं की बात करता हूं, प्रधानमंत्री की भी बात करता हूं, गले से आवाज नहीं निकल रही होती है, चेहरे पर दिख रहा होता है कि टेम्पो डाउन है, लेकिन तब भी प्रचार करना है तो करना है, चुनाव लड़ना है तो लड़ना है कैसे भी। अब राहुल जी पटना तो गए ही थे, पर एनीवे ज्यादा इस पर बात नहीं करनी, उनकी सभा नहीं हो रही है दिल्ली के अंदर। अच्छा, वो सभा कर कहां रहे थे? ये सारी सीटें जो जहां पर राहुल गांधी की रैली होनी थी और जो पदयात्रा उनको निकालनी थी, मुस्लिम आबादी वालों में कांग्रेस पार्टी फोकस ही कर रही है उन्हीं 10-12 सीटों पर जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है और उसके साथ साथ दलित वोट जहां पर हो सकता है। आज मुस्तफाबाद में करनी थी, 35% मुस्लिम वोट है वहां पर। चांदनी चौक का इलाका 30% मुस्लिम आबादी, बाबरपुर में 20 से 25%, मटिया महल में 45 से 50% है, सीलमपुर में 50% है। ऐसे ये लगभग दर्जन भर सीटें हैं दिल्ली की जहां पर आप कह सकते हैं कि 20-25 से 40% तक भी मुस्लिम मतदाता हैं। पहले सर इन्हीं की बात हो जाए, ये मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी का कोई चांस है क्या? देखिए, इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ जी को लाया गया है कि यहां से ये प्रभाव जो छोड़ेंगे तो जहां पे 5 या 10 या 15% मुसलमान हैं, वहां पे हिंदुत्व को किस तरीके से खड़ा किया जाए। आज जहां 70% मुसलमान हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का यह फोकस नहीं रहेगा कि यहां पे हम बहुत बेहतर प्रदर्शन करें। वो वोट परसेंटेज अपना बढ़ाना चाहेगी, लेकिन इन इलाकों में जब ये सभा करेंगे और यहां से जो जनता के बीच से जो संवाद निकलेगा, वो दिल्ली के दूसरे सीटों पर ज्यादा इफेक्ट करेगा। हालांकि कुंदर की जीते ना अभी उपचुनाव में, हाँ, तो इसीलिए मुस्लिम आबादी वाली जीते। रामपुर आप जीते थे, मुरादाबाद जीते थे, ये सब सारी वैसी सीटें थी जहां पे मुसलमानों का था। लेकिन आप सभा करके उस जगह पे प्रभाव को मत छोड़िए, उसके बगल के सारी सीटों का जो इफेक्ट पड़ता है उस पे। अच्छा, ओवैसी भी उतरे हुए हैं, उन्होंने भी कैंडिडेट दिया हुआ है। ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद से ही हैं, दिल्ली दंगों के आरोपी, पहले आम आदमी पार्टी में थे। 2015 में भाजपा जीती है मुस्तफाबाद। वो उनको कैंपेन की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नहीं दी है, बड़ी बेंच को मामला जाएगा। नहीं तो यहां पर सर किसका गेम है ये? आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का भी कुछ है या बीजेपी कहीं? देखिए, मुस्तफाबाद मुझसे पूछिएगा तो मुस्तफाबाद में आज जो आम आदमी AIMIA के जो कैंडिडेट हैं वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा बेहतर दिख रहे हैं और वहां पे उनकी स्थिति काफी मजबूत लग रही है। ताहिर हुसैन की? हाँ, तो ये चीजें दर्शाती है कि लोगों को, और एक चीज जान लीजिए, मुसलमानों में वो सबसे बड़ा नेता होता है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा केसेज होते हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा वहां का गुंडा होता है, वो जो सबसे ज्यादा बदमाश होता है, वो मुसलमानों का सबसे बड़ा। आप कह रहे हैं MIM का खाता खुल जाए तो हैरानी नहीं? यार एकदम नहीं आश्चर्य होगा। अच्छा, और कांग्रेस पार्टी का तो जोर ही इन सीटों पर है, बता रहे हैं चुनाव को जानने वाले। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले बहुत जनरलाइज कर दिया मनोज जी ने, तो मैं थोड़ा इसके लिए आपको भी, दर्शकों को से इतनी असंवेदनशीलता नहीं दिखानी चाहिए। मुसलमानों को लेके देश में 20 करोड़ या कितने ही करोड़ मुसलमान हैं, आप इस तरह से जनरलाइज करेंगे एक राष्ट्रीय चैनल पे और इस तरह की बात कहेंगे कि मुसलमानों का वो सबसे बड़ा नेता होता है जो सबसे बड़ा गुंडा होता है। मैं इसकी अपने को पैनलिस्ट की तरफ से मैं दर्शकों से माफ़ी मांगता हूँ और मुझे बिल्कुल भी इस बात में विश्वास नहीं है कि मुसलमान इस तरह का करते हैं, और या इस तरह का कहना बहुत ही गलत है। अब आप बात आते हैं कि जिस मुद्दे पे आप कह रहे थे कि ये बात ज़रूर है कि उनके अंदर ये एक माइनॉरिटी फीलिंग होती है। जो अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं, जो सब आप देखते होंगे झगड़ा होता है तो सबसे आक्रामक कौन होता है? छोटा बच्चा जो होता है वो अपने बड़े भाई पे ज़्यादा, और बड़ा भाई हंसता है। वो एक माइनॉरिटी फीलिंग होती है। आपने कभी नोटिस किया आवारा कुत्ते आप पे क्यों हमला करते हैं? वो एक मानसिकता होती है, उसे मालूम है, उसे के अंदर एक भय होता है कि उसके अंदर एक साइकोलॉजी होती है कि कहीं मेरे पे ये डंडा न चला दे, मुझे ईंट न मार दे, इसीलिए वो हमला कर देता है, वो आपको काट खाता है। ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है। माइनॉरिटी किसी भी लोकतंत्र में, आपने इनकी तरफ से माफी मांग ली, मनोज जी को इस पर कुछ कहना हो तो कहे। मैं तो मुकेश जी आपसे भी कहूंगा, हम जब सिमिलीज में बात करें या उदाहरण भी दें तो उसमें भी बड़ा सतर्क रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है अपनी बात कहने के लिए क्या उदाहरण दे रहे हैं सौरव जी? पूरे आप हिस्ट्री निकाल लीजिए, जितने इनके लीडर हैं उसमें से 80% लोगों का चुनाव इसी तरीके से किया जाता है कि आपकी दबंगई वहां पे कैसी है, और यही कारण है कि मैं इन वर्डों का यूज किया। आज के डेट में आप उत्तर प्रदेश से लेकर किसी भी स्टेट में जाइए, आप उन कैंडिडेटों का निकाल कर देखिए कि क्या है, और मैं इसी चीज को दर्शाना चाहता हूं कि आप उस पे मत जाइए। एक पढ़े लिखे मुस्लिम समाज से कोई व्यक्ति उठकर आता है तो हमें भी गर्व होता है और उनको भी होना चाहिए। चले, मैं इस बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आपकी बात को यूं भी कहा जा सकता है कि भाई जिस पर केस ज्यादा, मतलब जो विक्टिमाइज ज्यादा हो रहा है उनकी नजरों में, मुस्लिम समाज की नजरों में, वो उसकी तरफ उनको ये लगता है ना, उनको ये लगता है कि हमारे लिए खड़े रहेंगे, हमको बचाव में लगेंगे। मेरा सवाल है, तो खड़े तो राहुल गांधी भी हैं,
तो वो दिल्ली का मुसलमान क्या कांग्रेस की तरफ नहीं देख रहा? उनमें बदलाव की जो दिख रहा है कि हम समय पे आने पे राहुल गांधी मेरे साथ नहीं खड़े होंगे, तो इसलिए वो उनको नहीं पसंद कर रहे हैं। तो यही मैंने जो मैंने कहा वही चीज को बताना चाह रहा हूं। मुझे ये लगता है मुसलमानों की अगर मानसिकता को देखें तो उनको ये जरूर लगता है कि अगर कोई पार्टी, संगठन या सरकार उनको विक्टिमाइज कर रही है तो जो सबसे पहले उसे हरा सके वो उनकी पहली प्राथमिकता। वो दिल्ली में कौन है? वो उनको निश्चित तौर पे अभी तक तो आम आदमी पार्टी दिखाई देती है। अगर किसी कैंडिडेट पे, जैसा कि उन्होंने कहा मुस्तफाबाद में, अगर कोई कैंडिडेट एआईएमआईएम से या कांग्रेस से मजबूत होगा और उन्हें लगेगा जीत रहा है तो वो कैंडिडेट को जिता सकते हैं। ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो मतलब जो ये कह रहे हैं इसमें कोई गलत नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होता है। चुनावों में डेटा ने बताया है कि मुस्लिम वोट वहीं जा रहा है और बहुतायत में जा रहा है जो व्यक्ति लगता है कि बीजेपी को हराएगा, और वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। तो दिल्ली में मुसलमान वोटर की पहली पसंद आम आदमी पार्टी होगी, ऐसा आपका मानना है? कांग्रेस अभी उस गेम में नहीं आई है, लेकिन राहुल गांधी प्रचार में नहीं आ रहे हैं, तबियत उनकी खराब है, और यही तो सीटें और यही तो वोट है जिसकी कांग्रेस को दरकार है। देखिए, कांग्रेस का तो वोट बैंक सबको पता है और कांग्रेस भी जानती है कि राहुल गांधी ने जो अपनी पहली रैली की थी वो सीलमपुर से ही की थी, शुरुआत की थी। तो कांग्रेस का वही वोट बैंक, और जिस तरीके से इमरान मसूद दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार और मुस्लिम कम्युनिटी को संगठित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कांग्रेस उस वोट बैंक पर फोकस कर रही है। लेकिन सिर्फ ये मान लेना कि मुसलमान या तो कांग्रेस को वोट देगा या आम आदमी पार्टी को देगा, मुझे लगता है अब थोड़ी राजनीति भी बदल रही है। एक मुसलमानों का ऐसा वर्ग भी है, पढ़ा लिखा तबका, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। कितना? और आप देखिए ना, कितना बड़ा तबका है सर? कुछ तो फर्क पड़ा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर दिया ना, कुंदर की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कारण पूरा मुसलमान वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी को चला गया है। उस जीत के बारे में योगी आदित्यनाथ के शब्द हैं कि वहां के लोगों को अपना गोत्र याद आ गया। तो दिल्ली में भी याद आएगा ना। और दिल्ली में ऐसा नहीं है, अभी लोकसभा चुनाव अगर आप देखेंगे तो करावल विधानसभा सीट में तो मुस्लिम काफी बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वहां लीड मिली थी लोकसभा चुनाव के अंदर। सदर बाजार में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली थी लोकसभा चुनाव के अंदर, जहां पे एक बड़ा मुस्लिम तबका है। बाबरपुर में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा वोट मिला था, जहां मुसलमानों का अच्छा तबका है। मुस्तफाबाद में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा वोट मिला था। तो सिर्फ ये, लेकिन कांग्रेस अनमना चुनाव लड़ रही है। मुसलमान इस बात को, अब उनका जो वोटर जानता है कि कांग्रेस सरकार में आने वाली नहीं है। कितना भी आप वोट कर दो, वो लड़ाई में नहीं, लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में ही है। ऐसे स्थिति में वोटों का जो बंटवारा होगा इन दोनों बीच में ही होने वाला है। मुस्लिम वोटर जो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हालत में वोट नहीं देंगे, वह कांग्रेस को यह सोचकर वोट कभी नहीं देंगे कि भाई सत्ता में तो आना नहीं है, वो वोट आम आदमी पार्टी के पास ही जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास फिलहाल अभी बहुत मुश्किल है मुस्लिम वोट वापस लेकर आना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार यह जो ट्रेंड बना हुआ है या जो धारणा बनी हुई है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी को इस समय पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका जो है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। और इस चुनाव में यह फर्क नजर आने वाला है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसा एरिया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुस्तफाबाद वाली का है, बहुत सारे ऐसे सीटें हैं जहां पे कैंडिडेट, यदि दो मुस्लिम कैंडिडेट एक साथ सामने होते हैं तो वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, जैसे मुकेश जी ने बताया था, कि कौन हरा रहा, और उसके तरफ शिफ्ट होते हुए मुस्लिम वोट हो, चाहे वो कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो, वो शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे सीटों पे है, जब हम लोग उस पर विस्तृत जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि किन सीटों पे कहां पे मुसलमान वोटों का झुकाव दिख रहा है। अगर बता सकते हैं तो बताइए। अभी आंकड़ा लेकर नहीं, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। मैं फिर जरा उन 14 सीटों पर जा रहा हूं जहां योगी आदित्यनाथ को प्रचार करना और आज से कैंपेन की शुरुआत होगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट है इसमें, पटपड़गंज की सीट, मेरा वोट है वहां पे। अब इस सीट पर पिछली बार मनीष सिसोदिया 3207 वोट से जीते थे। मार्जिन उससे पिछले चुनाव में 28,000 से ज्यादा था, घटकर 3,000 पे आ गया था। इस बार मनीष जी ने सीट बदल ली है, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट वही है जो पिछली बार थे। रवि नहीं, मैं गलत हूं तो वो वहां से चुनाव लड़ रहा, मजबूत, पिछली बार भी मजबूत चुनाव लड़ा था। मनीष सिसोदिया अपनी सफाई में कहते हैं कि मुझसे तो वो जो शिक्षक है मनोज ओझा जी आए हैं, उन्होंने ये सीट मुझसे मांगी थी। अवध ओझा, माफ कीजिएगा, उन्होंने सीट मांगी तो मैंने उनको दी और मैं दूसरी सीट पर गया। आप राम जाने इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन पटपड़गंज की सीट पर आपका डेटा क्या कह रहा है? पटपड़गंज सीट जो है काफी हद तक लग रहा है कि बीजेपी इस बार स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, निकालने की स्थिति में है। अभय ओझा जी के लिए सबसे बड़ा दिक्कत जो वहां पे झेल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनसे टूटा पड़ा हुआ है। वे अभी तक अपने को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं ढाल पाए हैं। जो मनीष सिसोदिया के साथ था, संवाद था उनका कार्यकर्ताओं के साथ,
साथ, लोगों के साथ मिलजुल कर। लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए सबसे बड़ी समस्या वहां पे है, जो पार्किंग वाला एरिया है, जो कंजेस्टेड गलियां हैं जहां पे काम होना था, वो कितने लंबे समय से वो जेल के अंदर है, जो ये सारी चीजें नहीं। मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंप ऑफिस था वहां पर, सब कुछ था। वो मॉडल स्कूल वहां पर है जिसमें विदेशों से मेहमान आते हैं तो वहां पर ले जाया जाता है, स्विमिंग पूल, ये सारी चीजें बहुत काफी है। तो उसके बाद वो 3000 वोट से निकाल पाए थे सीट। वही इलाका है जहां पे इन लोगों ने जब आरटीआई का काम शुरू किया था, या स्कूलों को लेके जब इन स्कूल के बच्चों से जो आरटीआई लगवाते थे, वो भी वही स्कूल है जिसकी आप बात कर रहे हैं। वो सरकारी स्कूल में जो काम करने का इनका मॉडल था, वो काफी हद तक वहां पे किया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पटपड़गंज सीट बहुत बड़ी चुनौती है, वहां पे खास करके वैश्य समुदाय के बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और वो बीजेपी को एन मास वोट करते हैं, वो पूरी तरह से वोट बीजेपी को जाता है, इसीलिए वो बड़ी चुनौती है। और ओझा जी के लिए ये बात भी मनोज जी की सही है कि कार्यकर्ताओं को उस तरह से लीड कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, जो राजनीति में बिल्कुल नया होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उसी तरह समर्पित हैं जैसे भाजपा के हैं, तो उस तरह की मुश्किलें दिखाई देती हैं, मगर वो सब एडजस्ट कर लेते हैं। उन्हें लगता है एक सेलिब्रिटी स्टेटस तो है ही है, ओझा जी का भी स्टेटस है और उनके विचारों से, बातों से प्रभावित। बीजेपी के लिए केक वॉक नहीं है, आप ये नहीं, एकदम नहीं है, लेकिन बीजेपी अच्छी स्थिति में है। ओके, ठीक। हाँ, नहीं, वो मुश्किल सीट है, आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल सीट है, बीजेपी के लिए दूसरी सीटों से ज्यादा आसान। देखिए, अभी जो हमने कुछ 4-5 सीटों का डिस्कशन किया, थोड़ा हो सकता है मिसलीडिंग लगे कुछ व्यूअर्स को, लेकिन इसके हिसाब से तो दिल्ली बराबर बटी हुई दिखाई दे रही है अभी तक।